दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले इस देश का पूरा पैसा अडानी और अंबानी पर लगा रखा है बीजेपी ने। इस देश में जातीय जनगणना का अब तक जो है यहाँ पर दोस्तों सार्वजनिक नहीं किए गए आंकड़े। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अतीक और अशरफ की हत्या वाले मामले में आपको बताते चले भड़के लोग बोले फिलहाल जिन तीन लोगों ने अतीक और इनको मारा, इनको इतनी आप समझिए टाइट सिक्योरिटी, और अतीक और अशरफ को जो मेन थे दोस्तों उनकी सिक्योरिटी नहीं। बताएंगे कैसे पोल खुल गई है कल योगी आदित्यनाथ की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कमलनाथ ने खेल दिया दाव, 5 पुराने वादे किए हैं। बताएंगे सिलेंडर से लेकर तो फ्री पेंशन तक कमलनाथ बीजेपी पर हुए हमलावर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए तीनों आरोपियों पर सवाल, बोले इनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट, और जिनकी टाइट होना चाहिए थी अतीक और अशरफ की, उनको बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं दी गई। दरअसल दोस्तों आप समझिए जब इन 3 आरोपियों को पेश किया गया तो छावनी में तब्दील हो गया अदालत, मतलब इतनी सिक्योरिटी कि आप देखकर होश उड़ जाएं आपके। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बिल्किस बानो वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट है सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने की थी दोस्तों तल्ख टिप्पणियां इस पर, आपको बताएंगे क्या कुछ बोला है बिल्किस बानो ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे 70 साल में देश इतना कभी भी नहीं बटा जो प्रधानमंत्री ने महज 10 सालों में बांट दिया है। जी हां, मनोज झा आरजेडी के नेता का बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों गली गली में लगाए गए केजरीवाल के पोस्टर, केजरीवाल चोर है, तो केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले अगर हम पूछ लेते हैं इनसे डिग्री के बारे में तो लग जाता है जुर्माना, लेकिन ये पोस्टर लगा देते हैं तो हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अशरफ हत्याकांड में अश्वनी कुमार सिंह को किया गया सस्पेंड। एसआईटी की बड़ी वो एक्शन, ऐसा गोदी मीडिया कह रही है। लेकिन इसमें दोस्तों क्या बड़ा है, सस्पेंड के बाद वापस जॉब पे ले लिया जाता है। बताएंगे आखिरकार ये सब कुछ दिखावा क्यों हो रहा है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में सबसे ज्यादा अगर कोई ओबीसी का अपमान करता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल ओबीसी का अपमान करते हैं, सारे देश का पैसा उठाकर अडानी और अंबानी को दे देते हैं और हमसे कहते हैं कि हम जो है ओबीसी का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कभी मैंने आज तक एक शब्द भी ओबीसी के खिलाफ नहीं बोला, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूं क्योंकि हमारे देश के नागरिक है ओबीसी। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो है 2021 के बाद से कोई भी सार्वजनिक डाटा को जो है सार्वजनिक नहीं किया गया है। जी हां, जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने आपको बताते चले फिर से पीएम पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पहले तो सबसे पहले आप डेटा जारी कीजिए, बताइए लोगों को कि जो है यहाँ पर उस डेटा में क्या है। जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी के सवाल पर जेडीयू भी दोस्तों उनके साथ है। आपको बता दें बिहार पहला वो राज्य है जहां पर सबसे पहले जातीय जनगणना शुरू हो गई है। जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। राहुल गांधी का कहना है कि ओबीसी का सबसे ज्यादा अपमान बीजेपी कर रही है, वो जातीय जनगणना के सारे आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं कर रही है, यानी कि दोस्तों सामने ला नहीं रही कि किस जात के किस समाज के कितने आंकड़े हैं, कितने लोग हैं। आपको बता दें दोस्तों कुछ दिन पहले निर्मला सीतारामन ने अपने एक बयान में यह झूठ बोला कि भारत में मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है, जबकि दोस्तों आपको बता दें भारत में अगर देखा जाए तो 1 दशक से मुसलमानों की संख्या कम हुई है, बढ़ नहीं रही है, उल्टा कम हुई है। जिसको लेकर आप समझिए निर्मला सीतारामन ने यह बयान दिया था। अब राहुल गांधी के इस बयान से उस बयान को जोड़ा जा रहा है। जाहिर सी बात है बीजेपी के लोग लोगों में यह तक झूठ फैला देते हैं कि भैया हमें वोट देना, वरना कल को जो है यहाँ पर मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी और हिंदू खतरे में आ जाएंगे। इस तरीके के डकिया न्यूसी और फालतू की बयानबाजी बीजेपी आए दिन करती है, लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की कमजोर नस पे चोट दे दी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों अतीक और अशरफ के हत्यारों को दी गई फुल सिक्योरिटी। लोगों ने पूछा सवाल कि ये सिक्योरिटी अतीक और अशरफ को क्यों नहीं दी गई थी। दोस्तों आप सोचिए जिनको सच में ये सिक्योरिटी मिलना थी, जिनको सच में
सुरक्षित रहना चाहिए था। उन लोगों को तो मारने के लिए बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं दी गई क्योंकि उनको मरवाना था। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस को, जिसको बचाना है उत्तर प्रदेश की सरकार को, उन तीनों आरोपियों को बीजेपी बड़े आराम से बचा रही है और आपको गुमराह कर रही है दोस्तों कि ये 3 लोग कौन है जिन्होंने अतीक को मारा है, जबकि सब जानते हैं दोस्तों कि इन 3 लोगों को कौन लाया है और किसने अतीक और अशरफ को मरवाया है। सरकार कुछ भी कर सकती है दोस्तों, वो क्रिमिनलों को भी ला सकती है, क्रिमिनलों को मरवा भी सकती है, उनको जेल में रखकर सुरक्षित भी रख सकती है, तमाम काम कर सकती है। तो अगर आप बेवकूफ नहीं बनना चाहते और इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते तो बस एक बात याद रखिए, ये सिर्फ आपका माइंड डिवाइड करने का काम कर रहा है। सब जानते हैं दोस्तों कि अतीक और अशरफ को मारने का बयान किसने दिया था। सब जानते हैं कि अतीक और अशरफ का 10 बजे मेडिकल चेकअप कराना रात में अपने आप में एक बेवकूफ़ी है। यही नहीं, इससे भी बड़ी बेवकूफ़ी यह है कि 7, 8, 10 पुलिस वालों के साथ अतीक और अशरफ को भेज देना चेकअप के लिए। आप समझिए, कल हमने देखा कि जिन 3 आरोपियों ने अतीक और अशरफ को मारा, उनके साथ दोस्तों इतनी सिक्योरिटी, यही नहीं पुलिस ही नहीं, एसटीएफ के जवान भी थे उनके साथ। यही नहीं दोस्तों, आप देखिए अदालत को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे छावनी में तब्दील हो गई हो अदालत, पुलिस ही पुलिस वाले। मतलब कि सोच में आप भी पड़ जाए कि भैया यही सिक्योरिटी अतीक और अशरफ को क्यों नहीं दी गई, क्योंकि आप खुद चाहते थे कि अतीक और अशरफ मारे जाए नहीं बल्कि मरवाया गया है। यही बात नहीं, वहां पर उस दिन जो लोग खड़े थे उन्होंने खुद ने कहा कि भैया जिस जीप में से उनको उतारा गया वो जो है यहाँ पर पुलिस वालों की ही जीप थी, उन्हें जो पत्रकार बना के लाए थे वो पुलिस वाले ही थे। डमी कैमरा, डमी माइक, इतनी पास माथे के जाकर गोली मार देना, पुलिस वालों के पास घुस जाना। इससे ये साबित हो जाता है दोस्तों कि जिस तरीके से पुलिस वाले छोड़कर भागे अतीक और अशरफ को, उससे वही साबित हो गया था कि योगी का प्लान हो गया सक्सेसफुल। यही नहीं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने फुल प्रूफ प्लान बनाया था। आपको याद होगा कि अभी तेजस्वी यादव ने कहा था ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बिल्किस बानो वाले मामले में बीजेपी घिरी, आरोपियों को छोड़ना बीजेपी को पड़ गया भारी। अब हर कोई कर रहा है बीजेपी की आलोचना। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा जिस दिन इन 11 आरोपियों को छोड़ा गया, इन 11 आरोपियों को छोड़ने के साथ साथ एक बात बोली गई। वो क्या बात थी दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूं। उस दिन प्रधानमंत्री दोस्तों लाल किले से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे हम जो है अमृत उत्सव मना रहा है। अमृत उत्सव मनाने के टाइम पर दोस्तों बिल्किस बानो के 11 रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है। आप समझिए, एक तरफ लाल किले पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जा रही है, महिलाओं के सम्मान की बात की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जो है आजादी के महोत्सव के दिन ही इन 11 आरोपियों को गुजरात की गोधरा जेल से छोड़ दिया जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो 11 आरोपी जिन्होंने न सिर्फ बिल्किस बानो के साथ दोस्तों दुष्कर्म किया था, बल्कि उनकी फैमिली की 5 महिलाओं के साथ और भी दुष्कर्म किया था, और उनकी फैमिली एक छोटी बच्ची थी वो भी मारी गई थी। सवाल ये उठता है दोस्तों कि जिन लोगों के ऊपर इतने कथित इल्जाम हैं, उन लोगों को आप ऐसे दिन छोड़ते हो जिस दिन आप ये दावा कर रहे थे कि हम आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। क्या यही आजादी का अमृत उत्सव था? जिन 11 आरोपियों को आपने, जिन रेपिस्टों को छोड़ दिया, आप समझिए अतीक और अशरफ का तो ये लोगों ने इनकाउंटर कर दिया, लेकिन जो रेपिस्ट महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं उनका इनकाउंटर कब होगा? अगर देश को सच में सुधारना है तो ऐसे रेपिस्टों को दोस्तों उसी वक्त उड़ा देना चाहिए, तब होगा देश में न्याय। लेकिन बीजेपी के लोगों का कानून उल्टा है, बीजेपी वाले रेपिस्टों को बाहर निकालते हैं, जो हिस्ट्री शीटर होते हैं उनको बढ़ावा देते हैं। सवाल ये उठता है कि आप लोग खुद तो हिस्ट्री शीटर को पालते हो और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम गैंगस्टरों को मिटा देंगे। अतीक और अशरफ को मारकर छाती पीटने वाले ये भूल गए कि आप लोग जिनको टिकट बांट रहा हो वो हिस्ट्री शीटर है। हिस्ट्री शीटर का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हों और जो लोग डरते बिल्कुल ना हो, जो आए दिन क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाते रहते हैं, जो आए दिन एक के बाद एक गलतियां करते रहते हो और नए नए केस उनके ऊपर दर्ज होते रहते हैं, उसका मतलब होता है हिस्ट्री शीटर। हिस्ट्री शीटरों को आप लोग टिकट बांट रहे हैं। कल ही मेरे सामने एक नाम आया है दोस्तों, अभी आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। कल ही जो है जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आपको बताते चले बीजेपी ने एक हिस्ट्री शीटर को टिकट दिया है। अब लोग पूछ रहे हैं कि इसका एनकाउंटर कब होगा,
कि इसका एनकाउंटर होगा ही नहीं, क्योंकि भाई ये तो बीजेपी का है। जाहिर सी बात है, बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें बीजेपी डालती है तो क्लीन होकर निकलते हो आप। जब तक दूसरी पार्टी में रहते हो आप दागी हो, जैसे ही बीजेपी में आते हो आपके सारे दाग धुल जाते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लगाए गए पोस्टर, गली गली में शोर है अरविंद केजरीवाल चोर है, अरविंद केजरीवाल होगा बीजेपी के ऊपर हमलावर। आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की डिग्री मांगी थी, कहा था कि प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाएं, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री ने गलती कर दी, वो डिग्री फर्जी निकली। आपको बता दें डिग्री पर जो साइन थे उस वक्त पर, जबकि वो डिग्री हुआ करती थी, क्योंकि वो बहुत पुराने प्रधानमंत्री जबकि हैं, जब डिग्रियां मिला करती थी तो इस टाइप के साइन नहीं हुआ करते थे। इस गलती ने बीजेपी की डिग्री की पोल खोल दी। यही नहीं, जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में पूछा तो उनके ऊपर 25,000 का जुर्माना लगा दिया गया। ठीक है, जुर्माना लगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन सवाल यह है कि अगर विपक्ष का नेता पूछे तो उस पर 25,000 रुपए का आप जुर्माना लगा देते हो, लेकिन आपके नेता केजरीवाल के गली गली में पोस्टर लगा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ पोस्टर लगा देता है आम आदमी पार्टी से, तो बीजेपी और पूरी गोदी मीडिया, जो तमाम बिकी हुई मीडिया है दोस्तों, वो तुरंत कहने लगती है कि अरे ये कौन है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश कर रहा है, कोई तो है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश कर रहा है। आप समझिए, खुद पोस्टर लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री के पोस्टर लगा दे कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो फिर ये लोग कहने लगते कोई मोदी जी के खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहा है, कौन है वो। बस इसी तरीके की आवाज बनाकर तमाम गोदी मीडिया रात दिन यही करती है। आप समझिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि प्रधानमंत्री के नाम का सिंदूर भरा हुआ इस मीडिया ने, हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं और पैरों में पायल पहन रखी है। तो तमाम मीडिया जो है दोस्तों, वो रवीश कुमार सर ने बिल्कुल सही नाम दिया है कि जो गोदी मीडिया है ये गोदीगिरी कर कर गोद में बैठ चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 3 राज्यों को बीजेपी कर रही है टारगेट। जिन राज्यों में बीजेपी दोस्तों आप समझिए लोगों को टारगेट कर रही है, ईडी सीबीआई के जरिए उन 3 राज्यों के नाम खोल दिए हैं संजय रावत ने। आपको बता दें, महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार गिरने के बाद लगातार बीजेपी और शिवसेना के बीच में जो है ठनाठनी चल रही है, एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं दोनों ही। लेकिन बात यह है दोस्तों, अब संजय रावत ने बीजेपी को घेर लिया। संजय रावत का कहना है कि बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र को टारगेट कर रही है। इन लोगों ने जहां जहां पर भी दंगे कराए उन 3 राज्यों में दोस्तों पश्चिम बंगाल, बिहार और जो है महाराष्ट्र था। आपको बता दें, संजय रावत ने यह भी आरोप लगाया कि एक पैटर्न के जरिए ही ये दंगे फैलाए गए थे, और जिस दिन ये दंगे फैलाए गए थे रामनवमी के दिन, उस दिन एक ही पैटर्न से 3 राज्यों को घेरा गया। आपको बता दें, संजय रावत ने कहा कि मुझे कई लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, उन राज्यों को टारगेट कर रही है जहां पर खास करके बीजेपी की सरकार नहीं है। आपको अच्छे से पता है दोस्तों, 2024 के लिए विपक्ष एकजुट हुआ है। विपक्ष के एकजुट होने के बाद बीजेपी लगातार निशाने पर है। यही नहीं, विपक्ष जब से एकजुट हुआ है बीजेपी को नींद नहीं आ रही है। सब जानते हैं दोस्तों, विपक्ष का एकजुट होना बीजेपी के लिए खतरनाक है। आपको याद होगा पिछली बार अगर विपक्ष का वोट परसेंटेज जोड़ा जाए तो लगभग 60% आया था, और अगर बीजेपी का वोट परसेंट जोड़ा जाए तो महज 39% ही था। तो ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है तो बीजेपी को हराना बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन दोस्तों आप भी समझते हैं कि बीजेपी चुनाव से पहले 2024 से पहले कई हथकंडे अपनाएगी, वो विपक्ष को तोड़ने का काम भी करेगी, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग भी करेगी। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री 2014 में दोस्तों मैंने उनका पुराना भाषण सुना, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं उनके पुराने भाषण सुनता रहता हूं कभी कभी। पुराना भाषण सुना तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो सीबीआई है वो अब जो है कांग्रेस ब्यूरो बन चुका है। आप समझिए, जब कह रहे थे कि जो सीबीआई है वो कांग्रेस ब्यूरो बन गया है, लेकिन अब जब खुद सीबीआई का दुरुपयोग कर रहा है दोस्तों तो खुद ही सीबीआई की पीठ भी थपथपा रहा है, कह रहा है सीबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बीजेपी ने दिया हिस्ट्री शीटर को टिकट, तो मच गया हड़कंप। लोग बोले इसका एनकाउंटर कब। आपको बता दे दोस्तों, जब तक आप विपक्ष की पार्टी में हो तो आप हिस्ट्री शीटर भी हो, आप डॉन भी हो, आपका कभी भी इनकाउंटर हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप बीजेपी में आ जाते हो और आपके ऊपर कितने ही मुकदमे दर्ज क्यों ना हो, तो वो सारे मुकदमे भी हट जाएंगे और आप धीरे धीरे कर कर क्लीन चिट हो जाओगे। आपको बता दें, अब ऐसे ही एक हिस्ट्री शीटर को टिकट दिया गया है और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ही इसको टिकट दिया है। आप समझिए, जो योगी ढिंडोरा पीट रहा है कि मैं जो है क्रिमिनल को खत्म कर दूंगा, हिस्ट्री शीटर को मिटा दूंगा, कोई जो है मांग नहीं कर पाएगा, मेरे सामने माफिया नहीं ठहरेगा, वही माफियाओं को टिकट बांटने में लगे हैं। आपको बता दूं दोस्तों, इस अपराधी का नाम आपने कई बार सुना होगा। एक ज्वेलरी की दुकान लूटने में इसका नाम आया था और इसने ज्वेलर की हत्या भी की थी। हालांकि 10 साल वो मामला चला, लेकिन 10 साल के बाद उसका जो भाई था जिसका मर्डर हुआ था, उसने डर के मारे वो केस वापस ले लिया था और ये लोग 10 साल बाद बरी हो गए थे। आपको बता दें, इसका नाम है रवि दिवाकर। जी हाँ, ये वही रवि दिवाकर है दोस्तों जिसके ऊपर ये आरोप लगा था कि इसने कुख्यातियों के साथ मिलकर इसने एक सुनहार की दुकान लुटवाई, उसको जो है यहाँ पर गोली से मरवा दिया। और दोस्तों यही नहीं, इसके ऊपर जब इसके साथी और इसके ऊपर जब वो केस चलने लगा, तो आपको बताते चले, जिस व्यक्ति को मारा गया था रवि कुंद्रा दोस्तों, जो कि कपड़ा व्यापारी के पास सुनार की दुकान भी थी उनके भाई की, जिस सुनार की दुकान वाले को मारा गया था, शेलेन कुंद्रा नाम था उनका, और उसका भाई था रवि कुंद्रा। शेलेन कुंद्रा को जब मारा गया दोस्तों, तो आपको बता दें, रवि कुंद्रा जो था उसने बाद में 10 साल बाद अपना ये अदालत में बयान दिया था कि मैं ये केस वापस लेता हूं। ये लोग वो नहीं थे, माना गया था कि फिलहाल इसको डराया धमकाया गया है, इसलिए इसने ये केस वापस ले लिया। लेकिन यही नहीं दोस्तों, ये जो हिस्ट्री शीटर है रवि दिवाकर, इसके ऊपर दोस्तों 100 से ज्यादा मामले होंगे। आप समझिए, इसके ऊपर चोरी, डकैत, लूट, गुंडाई, दबंगाई, तमाम तरीके के केस दर्ज है। लेकिन उसके बाद भी इसको टिकट दे देना, ये इस बात का सबूत है दोस्तों कि आप मुस्लिमों को तो टारगेट करके कह देते हो कि ये माफिया है, लेकिन जब दोस्तों बात इनकी आती है किसी दूसरे धर्म की, तो बीजेपी पलटी मार जाती है। और खास करके जब वो बीजेपी का नेता हो तो वो दूध का धुला हो जाता है। कितना ही बड़ा आरोपी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कुख्याति क्यों ना हो, उसको क्लीन चिट दे दी जाती है। मैंने कई बार कहा है दोस्तों, फिर कहूंगा, बीजेपी सिर्फ दिखावा करती है। आप देख लीजिए, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जब कहा कि प्रधानमंत्री को रिश्वत से कोई परहेज नहीं है, उन्हें करप्शन से कुछ लेना देना नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री खुद कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन अब जब दोस्तों आप समझिए, लोग उनके पास शिकायतें ला रहे हैं, खुद सत्यपाल मलिक ने कहा कि भैया गोवा में करप्शन फैल रहा है, तो प्रधानमंत्री ने उनका ट्रांसफर ही करा दिया। ये बात होती है दोस्तों कि खाती के दांत जो होते हैं वो सच में खाने के कुछ और ही होते हैं और दिखाने के कुछ और ही हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता चले दोस्तों, कन्हैया कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है। अभी कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि हमारे देश की आबादी 135 करोड़ आबादी है, कुछ थोड़े ही दिन बाद अब कह रहा है कि 140 करोड़ आबादी हो गई हमारे देश की। आपको बताते चले, कन्हैया कुमार ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री के पास कोई आंकड़ा है, प्रधानमंत्री बताएं उन्हें कैसे पता कि देश की आबादी 5 करोड़ बढ़ गई है। पेड़ बड़े हैं, जानवर बड़े हैं, इंसान बड़े हैं, कौन बड़े हैं, इसका पता तो होना चाहिए। आपको बता दें, कन्हैया कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो वो उसके आंकड़ों को सार्वजनिक करें। ओबीसी पर जो प्रधानमंत्री हमेशा बड़े बड़े भाषण देते रहते हैं, ओबीसी के मान की जो बात करते हैं, तो वो आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें, कन्हैया कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री को कुछ नहीं पता है। कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि 135 करोड़ आबादी है देश की, आज कह रहे हैं 140 करोड़ हो गई है, तो 5 करोड़ कैसे बढ़ गई, सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों। और ये सवाल का जवाब तभी मिल सकता है जब आपको बताते चले ये जातीय जनगणना के आंकड़ों को जारी किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों हम तो आपसे एक ही बात कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में घंटी होगी उसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।